तो ये जो Q1 है ना, Q1 है ना, ये एक्सेस कैपेसिटी है। देखो मैंने क्या बताया, ये एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये सॉरी एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के नीचे है। फिर ये हमने लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व डालना है। कैसे एवरेज कॉस्ट कर्व डालना है कि ये आपका गिर रहा है, ये एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है, फिर नीचे गिरता जा रहा है, एक पॉइंट पे मिनिमम, जहां मिनिमम है ना उसके बाद ऊपर उठा दो, एक पॉइंट पे मिनिमम लेके ऊपर उठा दो। और जब हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व डालेंगे ना, ये इस एवरेज कॉस्ट कर्व को इस मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, ये ध्यान रखना है आपने। ये नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को इधर कट कर रहा है, इधर कट कर रहा है, मिनिमम पॉइंट पे कट करना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, जहां कट करेगा मिनिमम पॉइंट से वहां नीचे लाइन डाल दो। OQ प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन वो OQ प्रोडक्शन नहीं करता है। कितना प्रोडक्शन करता है? OQ से भी कम प्रोडक्शन करता है। चाहे प्रोडक्शन करने की कॉस्ट ज्यादा है तो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देखो इससे पहले तो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट गिरती जा रही है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन करने की कॉस्ट मिनिमम है, इसके बाद भी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन कर रहा है? इससे पहले तो कॉस्ट अभी गिर रही है, कम हो रही है, लेकिन वो फिर भी प्रोडक्शन बीच में स्टॉप कर देता है। तो जहां पर ये एवरेज रेवेन्यू इस एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है ना, यहां से लाइन नीचे डाल दो, ठीक है, और जहां से लाइन नीचे डालो तो जहां पर ये मार्जिनल रेवेन्यू को कट करे, इस मार्जिनल रेवेन्यू का ये पॉइंट और ये एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट का ये मिनिमम पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मार्जिनल कॉस्ट का डाल। प्रोडक्शन करना चाहिए OQ, क्योंकि OQ प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट मिनिमम है, लेकिन वो इतना प्रोडक्शन नहीं करता, इससे कम प्रोडक्शन करता है। कितना प्रोडक्शन कर रहा है? OQ1 प्रोडक्शन कर रहा है। OQ1 प्रोडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन करने की उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू ये मान लो हमने इसका नाम दे दिया M, एवरेज रेवेन्यू है MQ1, और कॉस्ट कितनी आ रही है? OQ1 प्रोडक्शन करने की कॉस्ट भी, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट भी MQ1, यानी कि जितना रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है, ठीक है, जबकि कॉस्ट इससे कम हो सकती है, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कर रहा है OQ1, होना चाहिए OQ, क्योंकि OQ प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, वो तो पहले ही प्रोडक्शन बंद कर देता है, OQ1 पर पहुंचते ही प्रोडक्शन बंद कर देता है। तो ये जो डिफरेंस है ना, OQ और OQ1 का डिफरेंस, यानी कि QQ1, ये क्या कहलाएगी? ये एक्सेस कैपेसिटी कहलाएगी। QQ1 क्या कहलाएगी? इसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमने ये पढ़ना है कि क्या ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ये वेस्टेज है? इज एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल? कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो एक्सेस कैपेसिटी है वेस्टेज है, ठीक है। कुछ टाइम में, क्योंकि लाइट चली गई, हो सकता है मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, लाइट चली गई है, लाइट डेली ही जा रही है, ये कॉलेज में क्लास ले रही हूँ, लाइट डेली ही जा रही है, ठीक है, जनरेटर इन्होंने चलाया नहीं है, ये हो सकता है कभी भी कंप्यूटर मेरा बंद हो जाएगा। तो ये एक्सेस कैपेसिटी क्या वेस्टेज है? कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये जो एक्सेस कैपेसिटी है, यानी कि Q1 हमारी एक्सेस कैपेसिटी, ये वेस्टेज नहीं है। वो क्यों कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी वेस्टेज नहीं है? वो ये कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मोनोपोलिस्ट है वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो कम प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये नहीं कि एक मशीन की प्रोडक्शन करने की जितनी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन कर दो, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की कई क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ताकि वो कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, क्योंकि वो कस्टमर को डिफरेंट प्रोडक्ट की वैरायटी को प्रोड्यूस करके सेटिस्फाई करता है। इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट इस एक्सेस कैपेसिटी को वेस्ट नहीं मानते, क्योंकि मोनोपोलिस्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, चाहे एक्सेस कैपेसिटी है लेकिन ये वेस्ट नहीं है, लेकिन कम से कम कस्टमर के को सेटिस्फाई तो किया जा रहा है, जो कस्टमर चाहता है वही चीज प्रोड्यूस करके दी जा रही है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ये वेस्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को OQ1 तक कर सकता है, लेकिन कर OQ रहा है, और OQ1 प्रोडक्शन करने पर कॉस्ट मिनिमम आती है, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा कीमत के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करने पर कॉस्ट भी कम आती है,
ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा किया जाना चाहिए, इसलिए ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ये वेस्ट है। इतना प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं लेकिन मोनोपोलिस्ट बढ़ाता नहीं है, इसलिए एक्सेस कैपेसिटी वेस्ट है। हम प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट भी कम कर सकते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्ट प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है, इसलिए ये जो एक्सेस कैपेसिटी है वेस्ट है। ठीक है, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये वेस्ट, एक्सेस कैपेसिटी वेस्ट है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी। बीच में जस्ट मैंने वो थ्योरी का छोड़ा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली में क्या डिफरेंस है। 16 नंबर का ये सिंपल क्वेश्चन आ भी जाता है क्योंकि बहुत सिंपल है, इसको तो आप खुद पढ़ लो। जहां जहां डायग्राम है और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस चैप्टर में बता दिया। तो इस चैप्टर में एक्सेस कैपेसिटी 2 नंबर के लिए आपने याद करना है, सेलिंग कॉस्ट आपने 2 नंबर के लिए याद करना है, नॉन प्राइस कंपटीशन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 नंबर के लिए आपने याद करना है। ठीक है, और ग्रुप और उसके बाद ग्रुप इक्विलिब्रियम भी 2 नंबर के लिए आपने याद करना है। 16 नंबर के लिए आपने कंपैरिजन का क्वेश्चन याद करना है और प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस एंड इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी आपने 16 नंबर के लिए याद करना है। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जो अभी ये मेरा कंप्यूटर बंद होने जा रहा है, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करूं? हेलो हेलो, यस मैम। शुरू? यस मैम, करवा दो। हाँ, ये कंप्यूटर मेरा वैसे बंद हो जाएगा अभी। मैं अब चाहूंगी कि नया चैप्टर में रेंट का शुरू करूं। चालू कर दूंगा। ठीक है, रेंट के चैप्टर में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रेंट होता क्या है? क्या होता है रेंट? जमीन या भूमि के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है उसे रेंट कहा जाता है। ठीक है, रेंट का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या लिया जाता है? इन जनरल हम रेंट का मतलब अलग लेते हैं, इकोनॉमिक्स में रेंट का मतलब हम अलग लेते हैं। इकोनॉमिक्स में का मतलब क्या होता है? भूमि के प्रयोग के लिए, जमीन के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है वो रेंट कहलाता है। लेकिन हम इन जर्नल लें तो इन जर्नल हम रेंट का मतलब क्या लेते हैं? हम कोई भी चीज किसी व्यक्ति से प्रयोग करने के लिए लेते हैं, चाहे हम मशीन प्रयोग करने के लिए लें, चाहे हम फर्नीचर प्रयोग करने के लिए लें, कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए लें और बाद में अगर हम उसको वापस कर दें, उसके लिए जो कीमत दी जाती है उसको रेंट कहते हैं। तो हम बाजार से मशीनरी किराए पर हम ले आए, उसके लिए हम जो कीमत दे रहे हैं वो भी रेंट हम कह देते हैं। फर्नीचर किराए पर ले आए, उसके लिए जो कीमत दे रहे हैं वो रेंट कहलाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में वस्तु के प्रयोग के लिए दी जाने वाली कीमत रेंट नहीं कहलाती, केवल भूमि के प्रयोग के लिए दी जाने वाली कीमत को रेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रेंट के दो जो थ्योरी हैं, जो इसमें हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करनी है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं सिर्फ वही ले रही हूँ। ठीक है, तो ये थ्योरी एक्सपेक्टेड है इसलिए मैं ये बता रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब इन्होंने 1817 में लिखी थी और 1817 में किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसमें इन्होंने लगान के सिद्धांत, रेंट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। और रिकार्डो ने रेंट को एक्सप्लेन किस तरह से किया? रिकार्डो ने रेंट को एक्सप्लेन करते समय जो इकोनॉमिस्ट एंडरसन है और जो इकोनॉमिस्ट माल्थस है, उन दोनों के विचारों को कंबाइंड करके रिकार्डो ने अपना लगान का सिद्धांत दिया है। ठीक है, रेंट के बारे में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यूज है। ठीक है, माल्थस का विचार अलग है, एंडरसन का विचार अलग है, और रिकार्डो ने क्या किया? जो माल्थस ने अपने विचार दिए, जो एंडरसन ने अपने विचार दिए, इन दोनों को विचारों को कंबाइन करके रिकार्डो ने अपना लगान का सिद्धांत दे दिया। अब एंडरसन के रिकार्डो रेंट के बारे में क्या विचार है? एंडरसन का ये कहना है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है, हर भूमि की उपजाऊ शक्ति में, हर भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है। कुछ भूमि जो होती है ज्यादा फर्टाइल होती है और कुछ भूमि कैसी होती है? कम फर्टाइल होती है। ठीक है, तो हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक फर्टाइल भूमि के ऊपर हम प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। कुछ भूमि ज्यादा उपजाऊ है, कुछ कम उपजाऊ है। ठीक है,
तो यानी कि जेम्स एंडरसन ने क्या कहा था कि हम खेती को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जब हमारे पास बढ़िया भूमि उपलब्ध नहीं होती है तो उससे घटिया जो भूमि हम उसके ऊपर प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब जैसे रिकार्डो ने भूमि को 4 प्रकार का बांटा, ए ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की। सबसे पहले सबसे बढ़िया भूमि पर हम प्रोडक्शन करेंगे, ए ग्रेड की भूमि पे प्रोडक्शन करेंगे। ए ग्रेड की भूमि उपलब्ध नहीं है तो हम बी ग्रेड के ऊपर आ जाएंगे, बी ग्रेड की भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो उससे घटिया सी ग्रेड पे आ जाएंगे, सी ग्रेड की भूमि उपलब्ध नहीं होगी उससे घटिया डी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करने के लिए आ जाएंगे। तो जब एक ग्रेड की भूमि उपलब्ध नहीं होती तो उससे घटिया भूमि पर जब हम प्रोडक्शन करने के लिए आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, विस्तृत खेती कहते हैं। एक कैटेगरी की भूमि उपलब्ध नहीं है तो दूसरी पे कर दो, दूसरी कैटेगरी की नहीं तो तीसरी पे कर दो, तीसरी नहीं तो चौथी। जेम्स एंडरसन ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को लिया, लेकिन जो माल्थस हैं जिन्होंने पॉपुलेशन का सिद्धांत दिया है, माल्थस ने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को नहीं लिया है। उसने केवल एक ही भूमि, उसने कहा कि अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार श्रमिकों की संख्या बढ़ाएंगे, उसको उसमें खाद डालेंगे, उसकी उपजाऊ शक्ति को, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे और उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात की नहीं? माल्थस ने कहा है कि एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर जब हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार क्या करते हैं, पैसा भी ज्यादा लगाते हैं, उसी के ऊपर श्रमिक की संख्या भी ज्यादा कर देते हैं और उसी के ऊपर उसी भूमि के टुकड़े को और फर्टाइल बनाने के लिए उसके ऊपर खाद भी डालते जाते हैं। यानी कि उसने कई ग्रेड ऑफ लैंड नहीं लिया, उसने सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा लिया है। एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं और श्रमिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं और खाद ज्यादा डाल रहे हैं। माल्थस ने उत्पादन का ये तरीका लिया, यानी कि माल्थस ने प्रोडक्शन करने के लिए इंटेंसिव कल्टीवेशन को लिया कि हम एक ही भूमि के टुकड़े पर श्रमिक लगाएंगे और पूंजी लगाकर उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जब रिकार्डो ने अपना लगान का सिद्धांत दिया तो उसने माल्थस के विचारों को और उसने जेम्स एंडरसन के विचारों को दोनों को मिलाकर लगान का सिद्धांत दिया। यानी कि रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत लेते हुए, थ्योरी ऑफ रेंट लेते हुए, उसने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को भी लिया है और इंटेंसिव कल्टीवेशन को भी लिया है, उसने विस्तृत खेती को भी लिया है, उसने गहन खेती को भी लिया है। ठीक है, इस तरह से रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन किया है। तो रेंट का डिटर्मिनेशन के लिए रिकार्डो ने अपने थ्योरी की कुछ एजम्पशंस ली हैं। एजम्पशन उसने क्या ली है? पहली एजम्पशन ये ली है कि जो भूमि की फर्टिलिटी है, सारी भूमि एक जैसी उपजाऊ नहीं होती, भूमि की फर्टिलिटी में अंतर होता है। यानी कि कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होती है और कुछ भूमि कैसी होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है, माल्थस ने पहला ये बात ली है एजम्पशन में। दूसरी उसने बात ये ली है कि जो हम भूमि है, भूमि का अगर प्रयोग करते हैं तो भूमि का उसने केवल एक ही प्रयोग लिया, वो लिया खेती, कि हम भूमि का प्रयोग केवल खेती करने के लिए लेते हैं। तीसरा रिकार्डो ने जो पॉइंट लिया है वो ये लिया है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है। रिकार्डो ने मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन ली है और आपको पता है कि परफेक्ट, मैं 2-3 घंटे से जा रहा हूँ, मेरे को तभी मारा एडमिट करके आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो रिकार्डो ने क्या बोला? रिकार्डो ने ये बोला कि हम भूमि का प्रयोग अगर करेंगे तो हम सिर्फ खेती करने के लिए करेंगे और मार्केट में जो सिचुएशन पाई जाती है वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जो अनाज उत्पन्न होगा भूमि के ऊपर, उसकी कीमत कौन डिटरमिन करेगा? जो भूमि के ऊपर अनाज उत्पन्न होगा उसकी कीमत इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमिन की जाएगी। परफेक्ट कंपटीशन में तो प्रोडक्ट की प्राइस को इंडस्ट्री डिटरमिन करती है और इंडस्ट्री कैसे डिटरमिन करती है? डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन करती है। तो रिकार्डो ने मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन ली है, यानी कि अनाज की कीमत उद्योग निश्चित करेगा। ठीक है, उसके बाद रिकार्डो ने यह भी लिया है कि जब हम भूमि पर खेती करते हैं तो खेती के ऊपर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होती है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर बार बार प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन कम होता जाएगा। ये एजम्पशन रिकार्डो ने ली है। रिकार्डो ने एक एजम्पशन ये भी ली है कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में एक जमीन ऐसी भी है जिसको हम सीमांत भूमि के नाम से, मार्जिनल लैंड के नाम से जानते हैं।
और मार्जिनल लैंड क्या होती है? मार्जिनल लैंड सबसे घटिया भूमि हमारी इकोनॉमी में है, उसको मार्जिनल लैंड के नाम से जाना जाता है। रिकार्डो ने इकोनॉमी में एक सबसे घटिया भूमि भी ली है, मार्जिनल लैंड भी ली है, और मार्जिनल लैंड को कोई भी रेंट नहीं मिलता, ठीक है, सबसे घटिया भूमि को कोई भी लगान नहीं मिलता। रिकार्डो ने मार्जिनल लैंड को भी लिया है। उसके बाद रिकार्डो ने यह भी माना है कि जो भूमि की फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ शक्ति होती है, वो मौलिक और अविनाशी होती है। मौलिक का मतलब है ओरिजिनल, भूमि की उपजाऊ शक्ति मौलिक और अविनाशी होती है। मौलिक का मतलब है ओरिजिनल, यानी कि जो भगवान ने, जो गॉड ने भूमि की फर्टिलिटी